कक्षा फर्स्ट ईयर जीव विज्ञान के आज के वर्चुअल क्लास में हम लोग कोशिका में पाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह एक ग्रीक शब्द माइटो और कॉन्ड्रियान से उत्पन्न है। माइटो मीन्स होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियान्स मीन्स ग्रेन्यूल। तो इसे सूत्रकणिका हिंदी में भी करते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज सन 1880 में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीटों की रेखित पेशी में की थी। स्ट्रैटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स में सूत्रकणिका की खोज कोलिकर ने सन 1880 में की थी। सन 1882 में इन्हें फ्लेमिंग ने फाइला नाम से पुकारा था। $1894 में आल्टमान जो वैज्ञानिक थे ने इन्हें बायोप्लास्ट का नाम दिया था। सन 1897 में बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे इसका वर्तमान नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। यद्यपि जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की थी, परंतु पादप कोशिकाओं में सन 1904 में एफ लीच वैज्ञानिक थे। इन्होंने निम्फिया नामक पौधे में सूत्रकणिका की खोज की थी। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक संक्षिप्त इतिहास रहा। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया किन किन कोशिकाओं में मिलता है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें। डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखें। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को छोड़कर लगभग सभी जीवधारियों की कोशिका में उपस्थित होता है, अर्थात बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एल्गी नीली हरी शैवाल की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। साथ ही साथ जो स्तनधारियों की मैच्योर आरबीसी होती है, परिपक्व आरबीसी, मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रारंभ में पाया जाता है, लेकिन परिपक्व होने पर, आरबीसी के परिपक्व होने पर द्वितीयक रूप से यह नष्ट हो जाता है। आइए अब इसकी साइज और इसकी संख्या प्रत्येक कोशिका में कितनी पाई जाती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जेनस ग्रीन बी नामक एसिडिक
डाई से स्टेन किया जाता है। जब इस डाई का प्रयोग करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में विजुअल हो जाता है। इसकी जो साइज होती है ये 0.5 माइक्रोन से लेकर 2 माइक्रोन व्यास डायमीटर का इसका साइज होता है। इसका आकार छड़नुमा होता है और इसकी संख्या प्रत्येक विभागीय कोशिका में अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए एक एल्गी है जिसका नाम है माइक्रा स्टेरियास। इसकी प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या केवल एक ही पाई जाती है। एक समुद्री अमीबा है जिसका नाम है चेओज। इसके प्रत्येक कोशिका में लगभग 50,000 तक माइटोकॉन्ड्रिया रिपोर्ट किया गया है। इसी प्रकार एक जंतु है जिसका नाम है सी अर्चिन। इस सी अर्चिन के एक्स में अंडों में लगभग 15,000 माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और सी अर्चिन के oocytes में इनकी संख्या लगभग 3 लाख तक की होती है। तो आपने देखा कि प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के संख्या का रेंज क्या है, 1 से लेकर 3 लाख तक इसकी संख्या जो है पाई जाती है। आइए अब माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर या संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करें। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी इकाई झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। इसमें एक बाहरी झिल्ली होती है और इसके नीचे एक इसकी भीतरी झिल्ली होती है जो इसके मैट्रिक्स आधारभूत पदार्थ को चारों ओर से घेरे होती है। ये जो भीतरी झिल्ली होती है ये मैट्रिक्स में धंस कर उंगली के समान प्रवर्ध बनाती है। इन उंगली के समान प्रवर्धों को हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। तो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई। इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन के नीचे इनर मेम्ब्रेन होती है और इन दोनों मेम्ब्रेनों की संरचना इकाई झिल्ली के समान होती है। इन दोनों झिल्लियों के बीच में जो खाली स्थान पाया जाता है उसे परसूत्रकर्णकीय अवकाश पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। यह स्पेस 60 से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक का होता है। जिन जगहों पर क्रिस्टी होती है, ये भीतरी झिल्ली अंदर की ओर मैट्रिक्स में धसी होती है, वहां पर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस 100 एंगस्ट्रॉम का होता है इन जगहों पर, और जहां ये धसी नहीं होती है वहां पर ये 60 एंगस्ट्रॉम का। मतलब इन जगहों पर ये 60 एंगस्ट्रॉम है इसका पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस का, और यहाँ पर ये करीब 100 एंगस्ट्रॉम का होता है। इन संरचनाओं को जो उंगली के समान निकली हुई हैं इन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर जिस आधारभूत पदार्थ को चारों ओर से घेरे होती है इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और इस राइबोसोम को हम माइटो राइबोसोम कहते हैं और ये 70S प्रकार का होता है। इसमें सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी कहते हैं।
जिसकी वजह से ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये आनुवांशिक रूप से स्वतंत्र सेल ऑर्गेनेल है। ये सेल्फ रिप्लिकेट कर सकता है, इसमें चूंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है और माइटोराइबोसोम है, ये अपने जैसे प्रकृति को बना सकता है। मैट्रिक्स में मुख्य रूप से प्रोटीन, लिपिड, डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। ये जो क्रिस्टी है इस पर टेनिस के रैकेट के आकार के संरचनाएं लगी हुई पाई जाती हैं। इन टेनिस के रैकेट के आकार की संरचनाओं को हम F1 पार्टिकल, F1 कण या ऑक्सीसोम्स के नाम से भी जानते हैं। ये सभी क्रिस्टी पर इस तरह से लगा होगा। हम समय बचाने के लिए सब पर नहीं बना रहे हैं। अब इतने भाग का जरा सा आवर्धित चित्र देखें, जो आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। इससे आपको पूरी संरचना इसकी समझ में आएगी। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, और इन दोनों के बीच में ये जो खाली स्थान है ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। यहाँ पर ये 60 एंगस्ट्रॉम का है, और सॉरी थोड़ा सा संशोधन है चित्र में। इन जगहों पर ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस ज़्यादा बड़ा है, जो करीब 100 एंगस्ट्रॉम का है। ये जो भीतरी झिल्ली है इसके दो फेस होते हैं। जो बाहरी झिल्ली की ओर का फेस है इसे हम सी फेस कहते हैं, और जो मैट्रिक्स के ओर का फेस है इसको हम यम फेस कहते हैं। तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, और इधर की ओर मैट्रिक्स है। अब इसमें ये जो क्रिस्टी हो गई, इस क्रिस्टी पर टेनिस के रैकेट के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। अभी मैंने आपको बताया। सिर्फ हम दो ही बनाएंगे, यहाँ पर इधर भी होंगी इसी तरह से। इन्हें हम F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहते हैं। प्रत्येक ऑक्सीसोम एक दूसरे से लगभग 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होता है, और एक F1 कण का चित्र हम यहाँ बना दें। और प्रत्येक F1 कण में 3 भाग होते हैं। ये इसका बेस है जो कि इनर मेम्ब्रेन में धंसा होता है। इससे बाहर का ये जो निकला डंठल नुमा भाग है इसे आप स्टॉक कहते हैं, और ये जो गोलाकार इसका जो शीर्ष है इसे आप हेड कहते हैं। ये जो हेड का व्यास है ये करीब 75 एंगस्ट्रॉम का होता है, 70 से 75 एंगस्ट्रॉम। स्टॉक लगभग 35 से 50 एंगस्ट्रॉम की होती है, और ये पूरी जो संरचना है F1 पार्टिकल ये लगभग 100 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो अभी आपने
माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा। एक बार हम फिर से इसको दोहरा दें। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। इसमें बाहरी झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन और भीतरी झिल्ली को हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन इसके आधारभूत पदार्थ मैट्रिक्स को चारों ओर से घेरे रहती है। इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स में धंसकर उंगली के समान प्रवर्ध बनाती है। इन उंगली के समान प्रवर्धों को हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी पर टेनिस के रैकेट के आकार की संरचनाएं लगी हुई पाई जाती हैं, जिन्हें हम F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम्स कहते हैं। दो ऑक्सीसोम्स एक दूसरे से 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होते हैं और प्रत्येक ऑक्सीसोम्स लगभग 100 एंगस्ट्रॉम लंबाई का होता है, जिसके 3 भाग होते हैं, बेस, स्टॉक और हेड। बेस इनर मेम्ब्रेन में धंसा रहता है, स्टॉक उससे थोड़ा बाहर निकला रहता है, जिस पर इसका हेड पाया जाता है। इसके मैट्रिक्स में 70s राइबोसोम होता है और एक सर्कुलाकार डीएनए होता है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। इसके मैट्रिक्स का रासायनिक संगठन यदि हम देखें तो इसके मैट्रिक्स में 60 से 70% प्रोटीन होती है, 30 से 35% इसमें लिपिड पाया जाता है। इसमें 5 से 7% आरएनए उपस्थित होता है और इसमें कुछ अंश जो है डीएनए का भी पाया जाता है। तो ये इसके मैट्रिक्स का रासायनिक संगठन है। तो अभी हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, उसका रासायनिक संगठन जाना। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। Functions of माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसके मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र की रासायनिक क्रियाएं चलती हैं और आप जानते हैं क्रेब्स चक्र जब चलता है तो इसमें पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है और उस ऊर्जा से एटीपी में कन्वर्ट होती है। तो इसमें क्रेब्स चक्र चलता है इसके मैट्रिक्स में। साथ ही साथ इसमें जो ऑक्सीसोम्स या F1 पार्टिकल पाया जाता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र के एंजाइम वहाँ पर पाए जाते हैं और इसके अंदर भी एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। इसके लिए F1 कणों में एटीपी सिंथेटेज नामक एंजाइम और पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो भी एंजाइम होते हैं उसकी पूरी एक श्रृंखला पाई जाती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य ऊर्जा उत्पादन है, इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी हम कहते हैं। तो अभी हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद अगले कोशिकांग के रूप में हम लवक, प्लास्टिड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जो प्लास्टिड या लवक है, यह एक ग्रीक भाषा के शब्द प्लास्टी कास से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ मोल्डेड या फार्म्ड होता है। इनकी खोज सन 1800
85 में AFW सिंपल नामक वैज्ञानिक ने की थी। लवक सभी पौधों में पाए जाते हैं, केवल कवकों में ये अनुपस्थित होते हैं। आइए इनके प्रकारों के बारे में हम जानें। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। तो सबसे पहला जो इसमें है वो है क्रोमोप्लास्ट। इन्हें हम हिंदी में वर्णी लवक भी कहते हैं। ये पौधों के रंगीन भागों, पंखुड़ियों इत्यादि, फलों के छिलकों आदि में ये पाए जाते हैं। दूसरा जो है उसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में से हरित लवक भी कहते हैं। वास्तव में ये भी वर्णी लवक होता है, लेकिन इसका कार्य विशेष होता है। ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, अतः इसे वर्णी लवक से अलग से निकालकर एक अलग टाइप के रूप में इसे दिया गया है। और तीसरा है रंगहीन लवक, जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक कहते हैं। अवर्णी लवक पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता है, अर्थात ये भूमिगत तनों और जड़ों में पाए जाते हैं। इनका कार्य विभिन्न पदार्थों का संग्रह करना होता है। संग्रही पदार्थ के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम एमाइलोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट तथा प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं। एमाइलोप्लास्ट ऐसे अवर्णी लवक होते हैं जिनमें स्टार्च या मंड का संग्रह होता है। तो ये आलू, डायरिया इत्यादि में की जड़ों में जो भूमिगत जो है भाग, उनमें ये एमाइलोप्लास्ट पाए जाते हैं। इलियोप्लास्ट वसा का संग्रह करने वाले अवर्णी लवक हैं। ये सीड्स, बीजों में पाए जाते हैं। इसी प्रकार प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का संग्रह करते हैं, ये भी बीजों में पाए जाते हैं। तो अभी आपने लवकों के प्रकारों के बारे में जाना। अब इसमें हम लोग हरित लवक, यही इसी की विशेष इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन जो है समझेंगे। तो आइए हरित लवक के बारे में अध्ययन करें। सबसे पहले इसके वितरण को जानें। कवकों को छोड़कर तथा जितने प्रोकैरियोट्स हैं, जैसे नीली हरी शैवाल और बैक्टीरिया, और कवकों को छोड़कर शेष सभी पौधों में हरित लवक पाए जाते हैं। कुछ जीवाणुओं में और कुछ जीवाणुओं में तथा नीली हरी शैवालों में हरित लवक संगठित रूप में नहीं होता, बल्कि इसमें जो फोटोसिंथेटिक लेमेली होती है वह पूरे जीव द्रव्य में फैली हुई पाई जाती है। वहाँ पर संगठित हरित लवक नहीं होता, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता। आइए इसकी जो है आकार, आकृति
तथा संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसका आकार जो होता है वह 4 माइक्रोन से लेकर 8 माइक्रोन व्यास का होता है और इसकी थिकनेस जो होती है वो लगभग 2 माइक्रोन थिकनेस का यह होता है। इसकी आकृति में बहुत से टाइप्स देखे गए हैं। यह जो है रिबन शेप्ड, रिबन की आकृति का हो सकता है, जैसा कि स्पाइरो गायरा नामक शैवाल में इसकी जो आकृति होती है वो फीतानुमा या रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट स्पाइरोगाइरा में होता है। यह कपनुमा आकृति का भी हो सकता है, जैसा कि क्लेमाइडोमोनास में देखा जाता है। ये भी एक ग्रीन एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास। ये सी शेप्ड भी हो सकता है, जैसा कि यूलोथ्रिक्स में होता है। यह यहाँ पर सी शेप्ड या हंसियाकार होता है यूलोथ्रिक्स में। यह जालिकावत भी हो सकता है, जैसा कि उडोगोनियम नामक शैवाल में यह देखने को मिलता है। यहाँ पर यह जालिकावत होता है। ये रेटिकुलेट टाइप है। तो भी आपने देखा कि इसकी आकृति अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होती है। अब इसकी संख्या के बारे में हम बात करेंगे। जितने शैवाल होते हैं उनकी कोशिका में प्रायः एक कोशिका में एक ही हरित लवक देखने को मिलता है, परंतु इनकी संख्या 1 से लेकर किसी कोशिका में जो है 40 तक भी देखी गई है। जैसे जितने पुष्पीय पौधे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, इनकी प्रत्येक कोशिका में हरित लवकों की संख्या 40 होती है। और एक जो देखा गया है वो एल्गी शैवालों में देखा गया है। इस शैवालों की एक कोशिका में प्रायः एक हरित लवक होता है और फ्लावरिंग प्लांट्स की कोशिकाओं में लगभग 40 की संख्या तक हरित लवक उपस्थित हो सकते हैं। अब हम इसकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे।